देखिए, राजनीति को इस नज़रिए से मत देखिए। आप लोग राजनीति को तंग नज़रिए से देख रहे हैं, है ना। राजनीति एक माध्यम है, समझ रहे हैं ना। हर चीज़ एक माध्यम है। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक माध्यम है, वैसे ही राजनीति भी एक माध्यम है, एक सरोकार है जनता के लिए कार्य करने को लेकर के। अब वहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो एक अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को तंग नज़रिए से नहीं सकते। आपको देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाना है तो उसका माध्यम ही वही है ना। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही जो है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाएंगे, ये आपके संविधान ने तय किया है। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको, अब बाकी आपके पास वो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अब आपको अपने तराजू पे तौलना है ना, अपने विवेक पे तौलना है ना कि आपके लिए कौन बेहतर है। अब इसके लिए आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, स्किल देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप उसको पूरी तरीके से 360 डिग्री देखेंगे ना कि व्यक्ति का रिकॉर्ड क्या रहा है अभी तक। बैंक किसी को लोन देता है तो लोन देने से पहले देखता है कि इसने कभी इससे पहले लोन तो नहीं लिया था तो भरा था कि नहीं भरा था, पहली बार ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आपके क्षेत्र में भी हो सकता है कोई नया प्रत्याशी हो सकता है, कोई पुराना प्रत्याशी हो। यदि नया प्रत्याशी है तो भी आप उसको देखिए कि इसके पहले उसके क्रियाकलाप क्या थे, किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। कोई ऐसी, क्योंकि किसी को ऐसे भी व्यक्ति को सीट टिकट नहीं मिल जाएगा, सीट नहीं मिल जाएगी, तो उसकी पहले धरातली पृष्ठभूमि को देखिए, है ना। हम विवाह करने जाते हैं तो पहले 1000 छानबीन करते हैं। एक वोट की वैल्यू एक्चुअली है क्या इंडिया में, लोग अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते। लोग तो गए कि भाई ठीक है दे दिया, है ना, चंद पैसों में वोट बेच देते हैं, चंद चीज़ों को लेकर के, चंद झूठे वादों में वोट बिक जाते हैं। तो आपको वैल्यू समझनी चाहिए कि आपको परखना है, आप अपना एक वोट दे रहे हैं और एक वो वोट आपको देना ही चाहिए। लेकिन उस वोट को देने के पहले आप ये मत सोचिए कि हजारों संख्या में लोग हैं, है ना, मेरे वोट की क्या वैल्यू। अरे आपकी वोट की वैल्यू है, एक एक से बन के, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा किसी व्यक्ति का कि कितना एजुकेटेड। यदि वो दोबारा आपके क्षेत्र में लड़ रहा है तो आप उसका देखिए कि पिछला कामकाज क्या रहा, आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आपको ये नहीं देखना, आपको अपने क्षेत्र को प्राथमिकता वहां पे देनी चाहिए। आप ये मत देखिए, इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए कोई भी बाहुबली आ जाएगा, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, जब उसको आप सत्ता सौंप रहे हैं, उसको सीधा पावर में दे दे रहे हैं, तो उसका तो फिर मनोबल बढ़ जाएगा ना कि जनता भी मेरे साथ आ गई। लोकतंत्र की खूबी यही है। तो लोकतंत्र में जब आप मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आप देखते हैं कि व्यक्ति कैसा है ना, इसका शिक्षा का स्तर कैसा है, इसको लेकर इसके पास कितना विजनरी गोल है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है इसकी, है ना। बहुत सारे हमने ऐसे भी जनप्रतिनिधि देखे हैं जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी कुछ नहीं है, ये समझिए, बस ये है कि वो बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर इस पैमाने पे आपको देखना चाहिए। और रही बात देखो जन पार्टियों की, वो कैसे भी वादे करें, वो वादों के माध्यम से ही आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने आप से, है ना। कोई कहेगा कि हम किसानों का ये माफ़ कर देंगे, तो यानी किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों को लैपटॉप दे देंगे, छात्रों को टैबलेट, छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां तो जोड़ने का प्रयास करेंगी, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई ना कोई तो माध्यम बताएंगी ना विकास और डेवलपमेंट के लिए, कि हम आपको बिजली मुफ्त दे देंगे, तो घर में महिलाएं खुश कि अरे अब तो बिजली मुफ्त, घर में एसी चलेगी, है ना। महिलाएं भी अपना पूरा से, घर तो उन्हीं को चलाना है, घर की अर्थव्यवस्था उन्हीं के पास रहती है कि भैया 10,000 में घर चलाना है। तो अब मध्यम आय वर्ग के लोगों को जोड़ना है, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, है ना। मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, वृद्ध जनों के लिए उनकी तो हर तरीके से लोक लुभावन वादे होते हैं। यही घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र में। तो इसमें निर्वाचन आयोग को सिर्फ उसको बस ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो, है ना। और आपका काम है कि आप ईमानदारी पूर्वक सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको सामने रखिए, अपने सबका बैकग्राउंड पता करिए। बैकग्राउंड पता चल जाता है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, 2 मिनट में पता चल जाएगा, और उनमें जो सबसे बेस्ट हो उसे चुनिए। किसको उत्तरदायी कर दिया जाए? उत्तरदायी तो है ही है, किसको उत्तरदायी करार? नहीं नहीं, तब तो फिर बात बात में चीज़ें और बिगड़ेंगी। तब तो फिर पता चला निर्वाचन आयोग इन्हीं चीज़ों में तंग आ गया। अभी भी देखो ऐसा नहीं, हेट स्पीच वगैरह, घृणा वाक वगैरह यदि होती है तो उसके लिए फिर निर्वाचन आयोग जा सकते हैं।
पार्टी और किसी की निजी संपत्ति हो जाती है क्या? अगर सर किसी ने बनाया तो सर क्या उसी की निजी संपत्ति हो जाती है पार्टी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टी का एक संगठनिक ढांचा होता है और राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल जितने भी होते हैं सभी राजनीतिक दलों में उनके संगठनिक ढांचे का एक मैनिफेस्टो होता है, उनका खुद का पार्टी की गाइडलाइंस होती हैं, पार्टी का संविधान होता है और उसी के माध्यम से वो क्रियाकलाप करते हैं। उनका भी एक स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, महासचिव होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, तो उसका एक पूरा जिले स्तर पर भी आप देखेंगे अध्यक्ष और दुनिया भर की एक बॉडी बना के रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक राजनीतिक पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था थी आज़ादी के पहले 1985 में बनी, वो 1885 में जन्म हुआ इसका, किस लिए बनी थी? देश के आज़ादी के बाद देश चलाने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए बनी थी ताकि वो देश को आज़ाद कर सके। महात्मा गांधी इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बेनिफिट हमेशा उठाते रहें, तो कह रहे थे कि पार्टी को समाप्त कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। पर कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी है, चल रही है, आज़ादी के बाद लंबे समय तक उसने वो किया। इसके बाद विभिन्न पार्टियां बनती चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ बहुदलीय सिस्टम है ना, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, तो शिवसेना है। तो पार्टियों की कमी थोड़ा ना, क्षेत्रीय पार्टियां हर एक क्षेत्र में है ना, डीएमके है, एआईडीएमके है, बीजू जनता दल है, असम गणतंत्र पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो पार्टियों की कमी थोड़ा ना है। पार्टी में सर ऐसा लगता है कि किसी एक का ही वर्चस्व है, उसमें सर ये नहीं देखा जाता अगर समाज देखिए प्रभाव ये तो व्यक्ति के ऊपर होता है। जब कोई व्यक्तित्व आकर के किसी भी क्षेत्र में बैठता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जब कोई एक पर्सनालिटी आके बैठती है ना, और लीडर तो एक ही होगा, मल्टी लीडर तो कहीं पर भी मल्टीपोरल कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, लीड तो किसी एक को करना पड़ता है ना, नेतृत्व करता जब एक होगा तो बहुत अच्छे से चीज़ें चलती हैं सामंजस्य के साथ। तो हर पार्टी में एक लीडर होता है, हर पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हर पार्टी का सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार, पीएम उम्मीदवार, ये अलग अलग चीज़ें है ना। तो नेतृत्व करता चाहिए होते हैं, और चुनाव आयोग अपना काम देखो बस इतना करे कि किसी तरीके की धांधली ना हो, बस यही चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराए, देश के सभी नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार करें, उसके लिए वो जन जागरूकता के कार्य करें। और बाकी जिम्मेदारी देखो इनकी भी है। अब कोई आके आपको हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहा है, कोई आपको जो है मूर्ख बना रहा है, कोई आपको जो है आके झूठे वादे कर रहा है, कोई, वो पता चल जाएगा ना, झूठे वादे आपको नहीं पता चल जाएगा तो वो नहीं, वो ये तो जुबान भी हो सकता है फिसल गई हो, मतलब ऐसा नहीं है। कई बार अब देखो, अरे वो हो जाता है। और देखिए क्या होता है कि जितने बड़े बड़े राजनेता होते हैं ना, ऐसा नहीं कि इनके पास इतने बड़े ऊपर तक आने के लिए स्किल तो चाहिए होता है ना। अभी होम मिनिस्टर जी के भाषण के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, तो आप खुद समझिए कि इतनी कार्य का दबाव इतना ज़्यादा होता है इनके ऊपर, कार्य का दबाव सबके ऊपर है। अब यही होता है उतने बड़े लेवल, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्य का दबाव कितना होगा, इतने चुनावी भाषण भी कर रहे हैं क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पे हैं, और साथ में जो है काम का भी एक प्रेशर है, भारत को भी चलाना है, दुनिया भर की इतने सारे स्टेट हैं, इतनी सारी फाइलें हैं, इतना सब कुछ करना है, तो काम के दबाव भी होते हैं, प्रेशर भी होते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कई बार जुबान भी फिसल जाती है। तो अब उसको ट्रोल करना है तो ट्रोल करने का अब सोशल मीडिया, अरे कोई बात नहीं, पेट्रोल तो फिर डलवाएंगे, स्कूटी भी खरीद, कम से कम स्कूटी का पैसा तो बचेगा, मिल जाएगी तो यदि कोई दे रहा है, अब यही है सारी चीज़ें। देखो इसी तरीके से चुनाव जीते गए हैं, वो माध्यम बन चुका है कि लोगों को लेने और देने की एक प्रवृत्ति बन चुकी है ना, तो वो फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो इसलिए चुनावों को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देखना, क्लाइमेक्स में बहुत, बट लेकिन यह है कि भारत है तो भारत में राजनीति का रंग तो चढ़ता ही है, हर व्यक्ति जो है उस रंग में चढ़ जाता है। अभी शायद आपके चुनाव हैं, कल ही है ना, कल 23 है, हाँ कल यूपी में चुनाव है। कल ये जो पूरा आपका बांदा है, फतेहपुर है, पूर्वांचल वाला क्षेत्र, पूर्वांचल नहीं बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, इसमें चुनाव है कल आपके। देखो वैसे मैं राजनीति पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फिर भी आप गलत दिशा में, हाँ अच्छा, बिल्कुल जनता की गलती नहीं है, जागरूकता करने के काम है चौथे स्तंभ का, जन जागरूकता का काम है चौथे स्तंभ का। जो मीडिया बनाई गई है ना, माध्यम, उसका काम है कि वो जो भी जहाँ से लड़ रहा है उनसे प्रश्न पूछे, उनसे बात करे,
सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे। इसके लिए तो मीडिया बनाई गई है ना कि माध्यम, जनता को अवेयर किया जाएगा जब तक, तब तक तो इसमें गलती है मीडिया की। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि जनता भी कहीं भी गलत करती है, क्योंकि सर अगर रिसेंटली अगर जीडीपी आ रही है, हाँ। तो उसको जीडीपी बारे नहीं पता, लेकिन सर उसको औरंगजेब के बारे में पता है कि उसने क्या किया है। उसको सर ये पता है कि सर जजिया कर लगा रहा है। औरंगजेब के बारे में बताया ही जाएगा तभी तो उसको जो है। देखो एक चीज़ क्या है ना कि मीडिया वाले क्या है ना कि दिखाते वो हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अब आप खुद देखिए, ज्ञानवर्धक चीज़ों की कमी है, यूट्यूब में भरमार पड़ी है, लेकिन आप किसी उस तरीके की फूहड़ टाइप की चीज़ें हैं उनमें व्यूज़ देखिएगा, करोड़ों में व्यूज़ होंगे। जो ज्ञान की चीज़ें होंगी उनमें व्यूज़ आपके, तो लोगों को रस जिसमें प्राप्त हो रहा है, लोग वो चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो मीडिया भी आज के टाइम में क्या हो गई, कमर्शलाइज्ड हो गई है। कमर्शलाइज्ड का मतलब ये है कि सबको विज्ञापन चाहिए। अब विज्ञापन चाहिए तो फिर व्यूज, विज्ञापन कौन देगा? जिसके व्यूज ज़्यादा होंगे, जिसको ज़्यादा दर्शक होंगे। आप 10 मीडिया चैनल खोलिए, सब में लिखा होगा देश का नंबर 1 मीडिया चैनल, सबको नंबर 1 का तमगा खुद को दिए बैठे हैं, देश का नंबर 1, देश का नंबर 1, हमको जनता ने चुना, हमको जनता। अरे जनता ने चुना, चुनाव लड़ो, तुम लोग चुनाव लड़ लो। अपने जो मीडिया का जो प्रभारी है उसको बोल दो कि भाई ये जो है ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनको चुनाव लड़ाओ, देश के नंबर 1 बने बैठे हैं तो लड़ाइए इनको चुनाव, ये सत्ता चलाइए, है ना। दुनिया में जितने एंकर हैं उनको मिनिस्ट्री बांट दीजिए। तो क्या है ना कि मीडिया कहीं ना कहीं जो कमर्शियल, जो अपने उत्तर, इसीलिए अब जो चौथा स्तंभ है वो शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा स्तंभ आने वाले समय में शिक्षा बनेगा, एजुकेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे निष्पक्षता की पूर्णता है ना। एक शिक्षक के तौर पे, जैसे मुझे कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बेस्ट होना चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि के तौर पे जब मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा तो मैं अपने मताधिकार के प्रयोग करने में प्रयास करूंगा कि मैं अपने जनप्रतिनिधि के बारे में समझूं। मैं आपको समझाऊंगा तो मैं भी यही करूंगा। मैं बायस्ड हूं क्योंकि मुझे कोई फंडिंग थोड़ी ना मिल रही है, किसी शिक्षक को कोई राजनीतिक पार्टी से फंडिंग थोड़ी ना आ रही है। तो जब फंडिंग नहीं आ रही, किस तरह का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो बोल सकते हैं जो गलत है जो सही है। शक्ति के पीछे तो भागना ही पड़ता है ना, सत्ता के खिलाफ बोल पाने की। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मीडिया में भी सब लोग निष्पक्ष हैं, ऐसा नहीं सब पक्षपाती हैं। रवीश कुमार जी को देखिए, शानदार पर्सन, एक ऐसा व्यक्तित्व, उनको सब लोग ये कहेंगे कि अरे मौजूदा सरकार है, उन्हीं के खिलाफ ही प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछे प्रश्न? विपक्ष से पूछे, जो सत्ता में बैठा है उसी से प्रश्न पूछेंगे। और ये तो अभी चलो मौजूदा सरकार है, जब इसके पहले की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 में कभी आप उनकी डिबेट देखिएगा, तब भी वो सरकार से ही प्रश्न पूछ रहे थे, है ना। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनसे प्रश्न पूछे, सबसे प्रश्न पूछा उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्वतंत्र पत्रकारिता या स्वतंत्रता जहां पे आती है कि हम अपने राष्ट्र के यदि एक स्तंभ के तौर पे स्थापित हैं, तो हमें चाहिए कि हम जनता तक चीज़ों को पहुंचाएं सही रूप में, बायस्ड रूप में नहीं, है ना। अब बायस्ड रूप में आज के टाइम पे सारा खेल देखिए, अब है चल रहा है अर्थ युग, सीधी साफ सी बात, समय अर्थ युग का। सब चीज़ें पैसे, अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूम रही हैं। तो जब अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूम रही हैं तो फिर आप भी घूम जाते हो, मीडिया भी घूम जाती है, सब घूम जाती है, ठीक है। सत्ता में लोग पहुंच रहे हैं, उसके पीछे भी कारण अर्थ है, ये समझ लीजिए। उसके पीछे सत्ता में पावर तो है ही है, लेकिन अर्थ भी है। कोई वॉलंटरी वर्क नहीं करना चाहता कि मैं वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे, कि गए वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सबके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि हम जाके कितना नोच खसोट लें, पब्लिक का पैसा है, दुनिया भर की योजनाएं वेलफेयर के नाम पे चूना लगा दें। नहीं तो कोरोना काल जब से आया था, मैं ज़्यादा नहीं कहता, एक साल ये प्रण कर लें जितने लोग बैठे हुए हैं केंद्र में और राज्य सरकारों में, कि एक साल हम किसी भी तरीके से ना तो कोई भ्रष्टाचार करेंगे, जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, बजट का जितना भी आवंटन है, उस पूरे पैसे को हम पूरी तरीके से लगाएंगे। भारत की तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन लूट खसोट इतनी पड़ी हुई है। और आपको क्या लगता है केवल राजनेता ही भ्रष्ट हैं? कर्मचारी आपके जो अधिकारी वर्ग है, ये क्या कर रहा है? ये तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। इनको पता है हम तो परमानेंट हैं, है ना, ये तो आते जाते रहेंगे। और जो जितनी कम अवधि के लिए आता है, लूटता वही जाता है। अधिकारियों को लगता है चलो हमें धीरे धीरे मौका मिलेगा, धीरे धीरे लेंगे। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार नहीं है? अधिकारी कोई काम करवा के देखिए क्या हालत बनी हुई है, काम नहीं करते हैं। सरकारी कार्यालयों में ये है कि भगाए रहेंगे, दौड़ाए रहेंगे, आपको सुनेंगे नहीं बात को, है ना। एक गुरूर और एक जो है उनके अंदर भी जो है वो बैठ जाता है। अभी आप लोगों को अभी लग रहा हो कि बहुत ग्राउंड हो आप लोग,
जिस दिन प्रशासन में सत्ता पावर में आती है, सत्ता में नशा होता है, ठीक है, सत्ता में नशा होता है, उस नशे में यदि आप चूर हो गए तो फिर आपका सब कुछ खत्म हो